हेलो एवरीवन, रघुर गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग बिहार टीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पे बेस्ट क्वेश्चन है, तो आप क्लास को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? जो हिंदी की आपकी विशिष्ट बोली है ब्रजभाषा, यह किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है राजभाषा, ऑप्शन बी है तकनीकी भाषा, ऑप्शन सी है राष्ट्रभाषा या ऑप्शन डी है काव्य भाषा। तो आपका ब्रज भाषा जो है यह काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? तो ध्यान देंगे, हिंदी जो हमारा है यह राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी क्या है? राजभाषा है। तो भारतवर्ष में हिंदी को आपका राजभाषा के वर्ग में रखा जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की आपका अपभ्रंश है। ऑप्शन ए में दिया है खड़ी बोली, बी में है ब्रज भाषा, सी में है अवधी और डी में क्या है? पाली। तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश आपका है पाली है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, संस्कृत की अपभ्रंश क्या है? तो पाली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? तो हिंदी यह आपका देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। बात करें कि अंग्रेजी को किस लिपि में लिखा जाता है, तो अंग्रेजी को हम जानते हैं कि रोमन में लिखा जाता है। उसी तरह आपसे पूछ ले कि उर्दू को किस लिपि में लिखा जाता है, तो उर्दू को आपका फारसी में लिखा जाता है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? अवधी है, ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है या देवनागरी है? तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप आपका है खड़ी बोली। क्या है? खड़ी बोली है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अमानक वर्ण है? हमें क्या बताना है, इनमें से कौन सा आपका अमानक वर्ण है, अर्थात जिनको वर्ण ही न माना गया हो। तो ख तो आपका वर्ण है, ध भी है, भ भी है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अमानक वर्ण क्या होता है? जिसको वर्ण न माना गया हो उसी को अमानक कहा जाता है। जैसे इस तरह लिख कर आपसे पूछ दे, इस तरह पूछते तो ये तो कोई वर्ण नहीं होता है, तो इस तरह का जो होगा वह क्या होगा? अमानक वर्ण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हमें बताना है कि हिंदी में टोटल वर्ण आपके कितने हैं। तो हिंदी में आपके कुल 52 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। कौन कौन से हैं? तो इनमें से आपका स्वर की संख्या कितना है? तो स्वर इसमें से आपका 11 है। उसके बाद बात करें व्यंजन की संख्या कितना है? तो व्यंजन इसमें से आपका है 33 है। उसके बाद बात करें कि जो आपका संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन कितना है? तो इसकी संख्या 4 है। उसके बाद एक आपका आता है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन आता है, इसका संख्या कितना है? 2 है। और एक आपका होता है आयोगवाह। क्या होता है? आयोगवाह होता है। इसका संख्या कितना है? तो आयोगवाह की संख्या आपका 2 है। कितना है? 2 है। कौन कौन से आयोगवाह दो कौन कौन से होते हैं? तो ये आपके अनुस्वार होते हैं और आपके विसर्ग होते हैं। आप इन सभी को ध्यान रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में अ आता है उससे क्या कहा जाता है? तो जिसके अंत में अ आता है उसको अकारांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अकारांत कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन ए में अनुस्वार दिया है, तो अनुस्वार आप जानते हैं जिसे अंत में अनुस्वार दिया गया है। आयोगवाह कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? एक अनुस्वार होता है और दूसरा आपका विसर्ग होता है। बात हम करें अंतस्थ की, तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होता है। कौन कौन से होते हैं? तो ये आपके होते हैं य, र, ल और व होता है।
ये आपके 4 क्या हो गए, अंतस्थ व्यंजन हो गए। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो अभी ऊपर हमने देखा है कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, तो स्वर आपका 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? हमें बताना है कि कौन सा स्वर नहीं है। तो देखिए, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका खंड न किया जा सके। स्वर वर्ण का हम क्या करते हैं? खंड नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, अ क्या है? स्वर है। उ क्या है? स्वर है। ए क्या है? स्वर है। स्वर आपके जो अ आ होता है उसी को स्वर कहा जाता है। ख क्या है? ख को हम खंडित कर सकते हैं। ख को हम टुकड़ा कर देंगे ख प्लस अ में, तो यह तो स्वर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, जो अ आ है वही आपका स्वर होता है। स्वर को हम खंडित नहीं कर सकते हैं। और ख क्या है? ख आपका स्वर नहीं है, व्यंजन है। इसका हम खंडित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग नहीं है? देखिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ट वर्ग पूछेगा तो ट ठ ड ढ अड़। त वर्ग पूछेगा तो त थ द ध न, इस तरह। क वर्ग पूछेगा तो क ख ग घ अंग। तो ट वर्ग कौन सा नहीं है? तो ट वर्ग में आपका ठ आता है, ढ आता है, ट आता है। घ आपका नहीं आता है। घ किस में आता है? घ आपका क वर्ग में आता है। तो यही तो हमें बताना था। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और ये आपका प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या आपका 33 है। कितना है? 33 है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो ऊपर हमने अभी बताया है कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या कितना होता है? 4 होता है। कौन कौन होते हैं? तो ये आपके होते हैं, छ होते हैं, उसके बाद त्र होते हैं, उसके बाद ज्ञ होते हैं, और एक आपका स्र होता है। ये 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो देखिए, छ भी यहाँ पे दिया है, उसके बाद त्र है, ज्ञ है। क्या नहीं है? तो स जो है यह आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान देंगे, संयुक्त व्यंजन कहते किसे हैं? तो ये आपके दो या दो से अधिक व्यंजन के मिल से बनते हैं। संयुक्त व्यंजन होते हैं जो आपके दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं। जैसे हम छ की बात करें तो छ आपका बना है क प्लस स से। किससे बना है? तो क प्लस स से आपका छ बना है। उसी तरह त्र की हम बात करें तो यह आपका बना है त प्लस र से। किससे बना है? त प्लस र से आपका त्र बना है। ज्ञ की बात करें तो ज्ञ आपका ज से और किससे बना है? य से बना है। उसी तरह स्र की बात करें तो यह आपका स से बना है और आपका र से मिलने से बना है। तो इस तरह ये आपके 4 क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, तालव्य व्यंजन है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा व्यंजन है जो आपका तालु द्वारा बोला जाता है। तो देखिए, तालव्य व्यंजन की बात करें तो इनमें से आपका च छ ज झ ये आपके क्या है? तालव्य व्यंजन है। ऑप्शन बी में दिया है ट ठ ड ढ। ये जो होते हैं आपके मूर्धा व्यंजन होते हैं। उसके बाद ऑप्शन सी में है त थ द ध। तो यह जो है यह आपके दंत द्वारा बोले जाते हैं। उसके बाद प फ ब ह की बात करें तो ये आपके ओष्ठ द्वारा बोले जाते हैं। तो इन सभी को ध्यान रखेंगे। तालव्य व्यंजन आपका च छ ज झ हो गया। उसके बाद मूर्धा क्या हो गया? ट वर्ग हो गया। दंत से त वर्ग को बोला जाता है और ओष्ठ से आपका प वर्ग को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? हमें बताना है कि य र ल व ये किस वर्ग के व्यंजन है। तो ऊपर हमने इनके बारे में चर्चा किया है। ये कौन से व्यंजन हैं? तो ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होता है। कौन कौन से? तो य र ल व। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। हमें बताना है कि इनमें से सृष्टि कौन सा सही लिखा है। यह हमें बताना है कि सृष्टि को सही तरीके से कैसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन सी में जो है
यह आपका सही रूप है सृष्टि का। तो देखिए यहाँ हमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना था, तो सृष्टि जो है ऑप्शन सी वाला क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिर यहाँ पे हमें शुद्ध वर्तनी को क्या करना है, चयन करना है। इस बार है हमें छ का क्या होगा, छ को कैसे लिखते हैं यह बताना है। तो छ का यहाँ पे शुद्ध वर्तनी है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे किसकी बात है, तो वर्णों के मेल की बात है। तो वर्णों का जहाँ पे मेल हो उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और जहाँ पे पदों का मेल हो उसे क्या कहते हैं, तो पदों का मेल या शब्दों का मेल दे देता तो उसे क्या कहते, समास कहते। समास क्या होता है, तो समास आपका पदों का मेल होता है। समास किसका मेल होता है, तो पदों या शब्दों का मेल आपका समास होता है। और वर्णों का मेल क्या होता है, संधि होता है। इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। देखिए सदैव में हमें बताना है कि व्यंजन संधि है, स्वर संधि है या विसर्ग संधि है। तो देखिए बात हम करें सदैव की, किसका बात करना है, सदैव की बात करना है। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, संधि विच्छेद करने पर आपका आएगा सदा प्लस एव। क्या आएगा, सदा प्लस एव। तो सदा, देखिए सदा आप बोलेंगे हमारे साथ, तो सदा बोलने पे यहाँ पे क्या आ रहा है, आ रहा है। और यहाँ पे दिया है ए, तो आ प्लस ए जब मिलते हैं तो ए आपके बन जाते हैं अ बन जाते हैं। और देखिए आ भी आपका स्वर है और ए भी स्वर है। तो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्वर संधि कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। देखिए कोई भी शब्द दिया रहेगा और संधि पूछे तो क्या करेंगे, पहले इसका संधि विच्छेद करेंगे। तो सदैव का हमने संधि विच्छेद किया तो सदा प्लस एव आया। सदा, सदा में आ है और ए है तो दोनों आपके स्वर हैं। तो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहेंगे, उसको हम स्वर संधि कहेंगे। वही यहाँ पर या यहाँ पे कहीं भी एक भी व्यंजन रहता तो यह आपका क्या हो जाता, व्यंजन संधि हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किस में विसर्ग संधि है। हमें बताना है कि किस में विसर्ग संधि है। तो देखिए विसर्ग संधि पहचानने का सबसे आसान ट्रिक आपका है कि जहां भी संधि विच्छेद करने पर आपको क्या मिल जाए, विसर्ग मिल जाए, वह क्या होगा, वह आपका हो जाएगा विसर्ग संधि। तो देखिए ऑप्शन ए में है उज्ज्वल, उज्ज्वल का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, उत प्लस ज्वल आएगा। क्या आएगा, उत प्लस ज्वल आएगा। यहाँ पे तो हमें विसर्ग नहीं मिला तो यह आपका क्या है, विसर्ग संधि नहीं है। उसके बाद निश्चल का हम करें तो इसका क्या होगा संधि विच्छेद, तो इसका होता है निह प्लस चल होता है। क्या होता है, निह प्लस चल होता है निश्चल। तो यही हमारा सही आंसर होगा क्योंकि यहाँ पे हमें विसर्ग मिल गया। राजेंद्र का करें तो यह क्या हो जाएगा, राज प्लस इंद्र हो जाएगा। उसके बाद सज्जन की करें तो यह आपका होगा सत प्लस जन होगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं, आपका संधि को पहचानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है। हमें बताना है कि तपोवन में क्या है, कौन सा संधि आपका प्रयुक्त हुआ है। तो तपोवन की हम क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो यह हमारा आएगा तपह प्लस वन। क्या आएगा, तपह प्लस वन। तो जहां भी हमें विसर्ग मिल गया तो कौन सा संधि होगा, तो विसर्ग मिल गया तो यह आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिगंबर में प्रयुक्त संधि हमें बताना है। तो दिगंबर का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, यह आपका होगा दिक प्लस अंबर। क्या होगा, दिक प्लस अंबर होता है आपका दिगंबर। तो यहाँ पे देखिए क है और यहाँ पे अ है। तो यह तो स्वर है लेकिन यहाँ पे व्यंजन हो गया। तो स्वर और व्यंजन मिल गया तो यह कौन सा संधि हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा व्यंजन संधि। एक व्यंजन हो या दोनों व्यंजन हो तो कौन सा संधि होगा, व्यंजन संधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। देखिए निरोग में हमें बताना है कि कौन सा संधि है। तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे निरोग का तो क्या होता है, निह प्लस रोग होता है। निरोग का संधि विच्छेद करेंगे तो यह आपका आएगा निह प्लस रोग आएगा। तो जहां भी हमें विसर्ग मिल गया तो कौन सा संधि होगा, विसर्ग संधि होगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्जन में
प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। निर्जन में कौन सा संधि प्रयुक्त हुआ है यह हमें बताना है। तो देखिए निर्जन का हम सबसे पहले क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। तो निर्जन का संधि विच्छेद करेंगे तो यह आपका होगा निह प्लस जन। क्या होगा, निह प्लस जन होगा। यहाँ भी हमें विसर्ग मिल गया तो कौन सा संधि हो जाएगा, विसर्ग संधि होगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। संधि से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद हमें बताना है कि उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा, यह हमें बताना है। देखिए उच्छ्वास का संधि विच्छेद आपका होता है उत प्लस श्वास होता है। क्या होता है, उत प्लस श्वास होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नमस्ते का सही संधि विच्छेद बताना है। तो नमस्ते इसका क्या होता है, इसका संधि विच्छेद होता है नमः प्लस ते होता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रख्यात में हमें उपसर्ग बताना है। तो उपसर्ग क्या होता है, तो वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगता है। उपसर्ग कहाँ लगता है, पहले लगता है। तो देखिए प्रख्यात में, ख्यात में क्या किया गया है, देखिए ख्यात में प्र लगा दिया गया है तो प्रख्यात बन गया है। तो उपसर्ग क्या होगा, उपसर्ग आपका प्र हो जाएगा। जो पहले लगता है वही आपका उपसर्ग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस शब्द में आवा प्रत्यय है। अब देखिए प्रत्यय कहाँ लगता है, तो प्रत्यय आपका बाद में लगता है। प्रत्यय कब लगता है, तो यह आपका बाद में लगता है। तो हमें बताना है कि आवा में आपका कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए किस में आवा प्रत्यय है यह हमें बताना है। तो यह आपका है लावा में है। लावा में आपका आवा प्रत्यय है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। हमें बताना है इनमें से किस शब्द में प्रत्यय लगा है। तो देखिएगा ऑप्शन ए में है सागर, उसके बाद नगर, उसके बाद आपका दिया है अगर मगर, ऑप्शन डी में है जादूगर। तो देखिए प्रत्यय की बात करें तो ये आपका जादूगर में लगा है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। हमें बताना है कि किस में आपका उपसर्ग लगा है यह हमें बताना है। ऑप्शन ए है उपकार, उसके बाद आपका है बी में लाभदायक, सी में क्या है पढ़ाई, ऑप्शन डी है अपनापन। तो देखिए यहाँ पे कार में आपका उप उपसर्ग लग गया है तो उपकार बन गया है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, पंचवटी में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है। यह आपको हमें कमेंट कर बताना है कि पंचवटी में कौन सा समास होगा। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।